कैलाश और बीना की उम्र में काफ़ी अंतर था। कैलाश लगभग 40 वर्ष का अधेड़ पुरुष था, जबकि बीना केवल 24 वर्ष की युवती थी। मगर वक्त और हालात के कहर तो हमेशा गरीब की झोंपड़ी पर ही टूटता है। बीना एक गरीब माँ बाप की बेटी थी। वहाँ शराफत थी, मगर दौलत नहीं थी। बीना के पिता जब बेटी का विवाह उसके हम उम्र लड़के से न कर पाए तो हार कर उन्होंने अपनी बेटी की शादी कैलाश से कर दी। वह जानते थे कि कैलाश उनकी बेटी से उम्र में काफ़ी बड़ा है, मगर बेटी के हाथ तो पीले करने ही थे। समाज में मुंह तो बंद करना ही था। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और उनकी शादी हुए पूरे 4 साल बीत गए। कैलाश के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। वह व्यापार करता था, बाजार से उसकी दुकान थी। कैलाश जहाँ बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा था, वहीं बीना और अधिक निखर जा रहा था। सच बात यह थी कि बीना पर जवानी छाती जा रही थी। वैसे भी 25 से 40 वर्ष तक उम्र में नारी पर सवाब कुछ अधिक ही रहता है। शायद कैलाश अपनी पत्नी बीना की इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा था। वह लालचाई नज़रों से लोगों को देखा करती थी। उसके पड़ोस में ही दीपक नाम का एक गायक रहता था। वह भरे पूरे बदन का 24-25 वर्ष का युवक था। अभी दीपक का विवाह नहीं हुआ था। दीपक शादियों में इधर उधर गीत का प्रोग्राम किया करता था। कभी कभी वह बीना की ओर देख लेता था, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा था कि वह उससे किसी प्रकार के संबंध बनाए। बीना का पति सुबह 10 बजे अपनी दुकान चला जाता था। बीना पर अकेली रहती थी। आज बीना ने अपने पति से चले जाने के बाद बाहर निकलकर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। सब लोग अपने काम पर लगे हुए थे। दीपक के कमरे में से हारमोनियम की आवाज़ आ रही थी। वह शायद कोई धुन बना रहा था। बीना ने अपना द्वार बंद किया और तेजी से दीपक के घर की ओर चल दी। वहां जाकर एक पल के लिए दीपक के द्वार पर खड़ी हो गई। वहां खड़े खड़े उसने एक बार चारों ओर देखा और फिर धीरे से द्वार के अंदर की ओर धकेला। द्वार खुल गया। बीना अंदर दाखिल हो गई। बीना पर दृष्टि पड़ते ही दीपक के हाथ रुक गए। हारमोनियम बंद हो गया। वह अपने स्थान से उठकर खड़ा हुआ। उसके मुंह से स्वयं ही निकल पड़ा, आप यहाँ? हाँ देवर जी, बीना ने रिश्ता जोड़ते हुए कहा। आपके पास आने का कोई परहेज तो नहीं? बीना को अपने कमरे में देखकर एक क्षण के लिए तो दीपक बौखला सा गया। फिर उसने अपने आप पर काबू किया और बोला, आप यहाँ किस लिए आई हैं? बैठने के लिए नहीं कहोगे देवर जी? बस बैठो, दीपक ने हकलाते हुए कहा। तुम तो घबरा रहे हो, बीना ने मुस्कुराकर कहा। मैं कोई हवा तो नहीं? अब तक दीपक ने अपने आप को संयम कर लिया था। उसने बीना को गौर से देखा। बीना काफ़ी सुंदर थी। जवानी से भरपूर, बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आँखें, टमाटरी गाल, सुंदर वत्स पंक्तियाँ, आँखों में सुरमे का डोरा और नागिन जैसी काले लहराते बाल। जैसे पल तक दीपक एकटक उसे देखता ही रह गया। फिर उसने बीना की ओर देखते हुए कहा, अब बताओ, मेरी याद कैसे आई? दीपक जी, तुम कैसे मर्द हो? बीना ने कहा, यह भी कोई जानते हैं कि कोई भाभी अपने देवर के पास अकेले क्यों आती है? बीना की इतनी साफ बात सुनकर दीपक हक्का बक्का रह गया। उसे इस बात की कतई आशा नहीं थी कि वह इस कदर साफ बात करके उसे अपने हुस्न की खुली दावत देगी। आवाज़ दोनों की धीमी थी। दीपक तो बेचारा घबरा रहा था। उसे बीना की हिम्मत पर बड़ा आश्चर्य हो रहा था। वह सोच रहा था कि यदि किसी को देख लिया तो वह क्या जवाब देगा। दीपक ने वहाँ से जल्दी से टकराने का निश्चय लिया। बीना जी, भाभी नहीं कह सकते क्या? भाभी बोलो। देवर जी, आप यह बताइए कि आप मुझसे क्या चाहती हैं? बताऊं? हाँ। बीना अपनी जगह से उठकर उसके करीब चली आई और अपने होठ उसके अधेरों पर रख दिए। उफ! दीपक तो जैसे पागल सा हो गया। उसके सारे बदन में चींटियां सी रेंगने गईं। सारा बदन कँपा गया था। कई पल ऐसी स्थिति में गुजरे। फिर अपने होठों को उसके अधेरों से हटाने के बाद बीना ने कहा, जवाब मिल गया देवर जी। भाभी बोलो। अब सब तो आप कर रही हैं, क्या यह उचित है? दीपक ने पूछा। क्या किसी शादीशुदा स्त्री को यह सब शोभा देता है?
मैं तुम्हारा अपने पति के साथ विश्वासघात है। दीपक जी, मैं तुम्हारे पास भाषण सुनने नहीं आई हूँ। उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या शादीशुदा स्त्रियों को प्यार करने की इजाज़त नहीं होती? दीपक ने कहा, उसका सारा प्यार उसके पति के लिए होता है। अब तुम जाओ भाभी, मगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो मैं और आप दोनों ही बदनाम हो जाएंगे। दुनिया कहती है, बद अच्छा बदनाम बुरा। कुछ नहीं होगा, बीना ने कहा। तुम तो बेकार घबरा रहे हो, यह बात नहीं है। दीपक ने कहा, आदमी को अपनी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। दीपक की बातों की परवाह किए बिना ही बीना ने एक बार और होठों को चूम लिया और मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। दीपक ठगा सा चुपचाप देखता रहा। बीना जा चुकी थी। दीपक बुरी तरह से डर गया था। वह सोच रहा था, यदि किसी ने दोनों को बात करते हुए देख लिया तो वे बदनाम हो जाएंगे। अब इस स्थिति में वह क्या करे? ऐसी स्थिति से निकलने का क्या उपाय है? वह हारमोनियम बजाना भूल गया और बीना वह बेहद खुश थी। उसे विश्वास था कि उसकी जो हरकत की है वह रंग अवश्य लाएगी। 2 दिन बीत गए, कोई बात नहीं हुई। तीसरे दिन दोपहर में जब सब लोग अपने दरवाजे बंद करके सो गए, बीना दीपक के यहाँ जा पहुँची। दीपक के द्वारा बंद नहीं था। कूलर चल रहा था और आंखें बंद किए हुए गीत गुनगुना रहा था। बीना ने धीरे से द्वार खोला था। वह चुपचाप आकर दीपक के बिस्तर पर जा बैठी। दीपक हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने बीना को अपने पास देखा तो घबरा गया और बोला, भाभी, तुम्हें यहाँ आते किसी ने देखा तो नहीं? तुम जाओ यहाँ से। बीना उठकर अंदर से कुंडी बंद कर दी। दीपक बुरी तरह से घबरा गया। उसने कहा, ये क्या कर रही हो? अभी तो सिर्फ दरवाज़ा बंद किया। भाभी, बोलो देवर जी, अगर आप नहीं मानेगी तो मैं आपके पति से आपकी शिकायत करूँगा। बेवकूफ़ हो तुम। क्यों? इसीलिए कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ। बीना ने कहा, तुम क्यों घबरा रहे हो जब मैं नहीं घबरा रही हूँ? एक बात और याद रखो, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं अभी शोर मचाती हूँ, लोगों को इकट्ठा करती हूँ और कह दूँगी मुझे ज़बरदस्ती खींचकर द्वार बंद कर लिया है और मेरी इज्जत लूट लिए चाहता है। दीपक को एकदम पसीना आ गया। उसने यह तो सपने में भी नहीं सोचा था कि वह इस तरह की हरकत भी कर सकती है। उसने बीना की ओर दयनीय दृष्टि से देखती हुई कहा, तुम चाहती क्या हो भाभी? तुम्हारा प्यार और क्या? उसने साफ साफ कहा। वह दीपक के पास बिस्तर पर बैठ गई थी। दीपक ने भी सोच लिया था कि जब बीना स्वयं उसे प्रोत्साहित कर रही है तो जो होगा देखा जाएगा। भगवान जानता है कि वह बेकसूर है, वह स्वयं तो कोई पाप नहीं कर रहा है। यह सोचकर उसने बीना को अपने करीब खींच लिया। बीना की मन की मुराद पूरी होने लगी। 1 घंटे बाद वह वहाँ से निकल कर चली गई। रास्ता सुनसान पड़ा था, उसे किसी ने नहीं देखा। धीरे धीरे दीपक को बीना से प्यार में वासना का चस्का लग गया था। उसके बाद कभी वह बीना के घर पर आ जाता और कभी बीना उसके कमरे में आ जाती। एक दिन किसी ने बीना के पति से कहा, कैलाश, तुम्हें कुछ खबर है? तुम्हारी बीवी क्या गुल खिला रही है? क्या वह तुम्हारी अमानत की खयानत कर रही है? कैलाश को बहुत गुस्सा आया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक बात तो ही में आया कि वह अच्छी तरह से धुनाई करे उसकी। फिर उसने सोचा कि कुछ उसने सुना है, यह सच न हो तो दाल में कुछ काला अवश्य है। उसने स्वयं पता लगाने का निश्चय किया। उसे बताया गया था कि वह अक्सर दोपहर में दीपक के कमरे में आ जाती है। कैलाश रोज दोपहर को आकर वहीं एक जगह छिप जाता था और दोपहर ढलने के बाद ही वापस दुकान पर जाता। उसने बीना को कुछ नहीं कहा था। हर रोज की तरह कैलाश आज भी दोपहर में घर से बाहर आकर एक जगह छिप गया। करीब 1 घंटे बाद उसने बीना को निकाल कर जाते हुए देखा।
वह सब कुछ देख रहा था। बीना ने एक बार चारों ओर देखा और फिर दीपक का द्वार खोलकर अंदर घुस गई। 10 मिनट बाद कैलाश उसके द्वार पर आया। क्रोध में उसका चेहरा लाल हो रहा था। उसका जी चाह रहा था कि वह पत्नी और दीपक को गोली मार दे, लेकिन कैलाश अपने आप पर नियंत्रण रखा। वह जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहता था। उसने कैलाश के द्वार पर जाकर द्वार खटखटाया। कौन है? अंदर से दीपक की घबराती हुई आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा खोलो। बीना समझ गई कि उसके पति की आवाज़ थी। उसने बहुत जल्दी अपने कपड़े ठीक किए। दीपक ने भी अपने कपड़े ठीक किए। बीना पलंग से नीचे दुबक गई। बाहर खड़ा कैलाश द्वार के दराज में सब कुछ देख रहा था। दीपक ने द्वार खोल दिया और बाहर खड़े कैलाश को देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। बीना, बाहर आ जाओ। कैलाश की आवाज़ क्रोध से कांप रही थी। बीना के बाहर आना पड़ा। उसका पूरा शरीर सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। चेहरा पीला पड़ गया था। उसने गर्दन झुका रखी थी। चलो, कैलाश ने इतनी सी कहा। बीना चुपचाप गर्दन झुकाकर चल दी। वह रंगे हाथों पकड़ी गई थी और उसकी हालत रंगे हाथों पकड़े जाने वाले चोरों जैसी थी। भगवान का लाख शुक्र था कि वह किसी ने उसे देखा नहीं था। कैलाश बीना को लेकर घर आ गया। उसने बीना से कुछ कहे सुने ही उस पर डंडा बजाना शुरू कर दिया। कैलाश ने बीना को जी भर कर पीटा। उसके शरीर में जगह जगह निशान पड़ गए। वह रोती रही, मगर कैलाश ने उसे रोने की कोई परवाह नहीं की। खूब तबीयत से पीटने लगने के बाद कैलाश ने कहा, याद रखना, यदि आज के बाद मैंने तुम्हें उसके साथ देखा या किसी से सुना तो तुम्हें बिना सोचे समझे गोली मार दूंगा। बीना चुपचाप एक और बैठ गई। उसने भी मन ही मन दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब चाहे जो कुछ भी हो, दीपक के साथ नहीं छोड़ेगी। मगर दीपक ने पक्का निश्चय कर लिया था कि वह बीना से बिल्कुल बात नहीं करेगा। यदि वह आई तो उसे धुतकार कर भगा देगा। लगभग एक सप्ताह बाद बीना दीपक के कमरे में जा पहुंची और आते ही उसे गले में बाहें डाल दी। बीना जी, आप यहाँ न से जाइए। दीपक ने कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरी और आपकी बदनामी हो। दीपक, हाँ बीना, तुम क्यों चिंता करते हो? बीना ने उसके गाल पर चुंबन अंकित करते हुए कहा, मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं अब उसके साथ नहीं रहूँगी। मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। अगर तुम्हें यहाँ मेरे साथ रहने में परेशानी है तो यहाँ से भाग चलो। यह तुम क्या कह रही हो? वही जो सच है। बीना ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हारी बनकर रहूँगी। नहीं बीना, दीपक ने कहा, ये ठीक नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकता, ना ही तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। समाज क्या कहेगा? लोग मेरे विषय में क्या क्या सोचेंगे? यही न कहीं मैं एक गैर मर्द की औरत को लेकर भाग गया। दीपक, क्या मेरे प्यार में कोई कमी है? बीना ने पूछा। क्या मैंने तुम्हें दिल से प्यार नहीं किया है? मैं कब इनकार करता हूँ? फिर ये बेरुखी क्यों? बीना ने कहा, हसीन हूँ, जवान हूँ, तुम्हारी उम्र है। जब से नहीं घबरा रही तो तुम क्यों घबराते हो? तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूँगी। हम दोनों मिलकर अपनी दुनिया बसाएंगे। दीपक अजीब पोशापेश में स्थिति में था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस अवस्था में वह क्या करे। बीना ने उसकी ओर देखते हुए कहा, बोलो दीपक, क्या सोच रहे हो? बीना, दीपक ने कहा, मुझे इस विषय में सोचने के लिए कुछ समय दो। सोच लो, कहकर वह चली गई। 2 दिन बाद फिर बीना उसके पास आई और बोली, चलो आज भाग चले। कुछ क्षण दीपक सोचता रहा और अपने आप को हालत के हवाले करते हुए कहा, ठीक है, तुम स्टेशन पर मिलना, मैं शाम को 5 बजे वहीं मिलूँगा। दीपक के मुंह से यह शब्द सुनकर वह खुशी खुशी वहाँ से चली गई। घर जाकर वह अपनी तैयारी करने लगी। उस ने घर से सब नकदी और जेवर ब्रीफकेस में रख लिया था। वह 4 बजे अपने घर से निकली। उसने घर से निकलते वक्त मेज पर एक पर्चा लिख कर रख दिया था। उसमें लिखा था, कैलाश, मैं स्वेच्छा से तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ। मेरा तुम्हारा दाम्पत्य संबंध नहीं है। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊँगी। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। बीना। बीना को किसी ने देखा नहीं था। अगर देखा भी होता तो किसी को क्या मतलब था। बीना टैक्सी में बैठ
स्टेशन पर पहुंच गई। उस समय 4:30 बजे थे। गाड़ी का टाइम 5:30 बजे का था। 5 बजे दीपक भी स्टेशन आ गया। दीपक को 2 टिकट खरीद लिए। 5:30 बजे गाड़ी आई और दोनों सवार होकर चल दिए। गाड़ी दौड़ रही थी। रात को जब कैलाश घर पहुंचा तो उसने बाहर का द्वार बंद पाया। ताला लगा हुआ था। उसके पास दूसरी चाबी थी। उसने द्वार खोला, लेकिन उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका द्वार बंद क्यों है। बीना इस समय कहाँ जा सकती है, उसने सोचा। हो सकता है कि वह अपने घर चली गई हो। द्वार खोलकर वह अंदर पहुंचा और उसने बटन दबाकर बल्ब जलाया। उसके मेज पर रखे हुए कागज़ पर उसकी नज़र पड़ी। उसने आगे बढ़कर वह कागज़ उठाया और उसे एक ही सांस में पढ़ गया। उसका दिमाग खराब हो गया। काफ़ी देर बाद वह अपने आप को आश्वस्त कर पाया। फिर वह सामान्य हो गया। वह सोच रहा था कि इस तरह से अच्छा ही हुआ। बदनाम औरत से पिंड छूट गया। किसी दिन उसे मरवा भी सकती थी। कहते हैं ना, तिरिया चरित्र जाने न कोई, कसम मरे के सती होए। कैलाश चुपचाप बैठ गया। उसने पुलिस को खबर करना भी उचित नहीं समझा। वह उस औरत को पाना ही नहीं चाहता था। यदि वह आ भी गई तो फिर उसी तरह से काम करेगी। बदनामी तो मर जाना ही कहीं अच्छा है। उधर दीपक और बीना एक नगर में पहुंच गए। बड़े नगर के स्थान पर उन्होंने एक छोटे नगर में रहना अधिक उचित समझा। 2-3 दिन भाग दौड़ के बाद एक मकान मिल गया। किराया अधिक नहीं था। उन दोनों की उम्र लगभग बराबर थी। पति पत्नी की तरह लगते थे, इसीलिए किसी को यह शक भी नहीं हुआ कि वे पति पत्नी नहीं हैं। वे आराम से रहने लगे। 1 सप्ताह तक दीपक ने समाज पर पत्र में प्रतिदिन देखे। वह यह जानना चाहता था कि बीना के पति ने कोई रिपोर्ट आदि कराई या नहीं। पेपर में अभी तक इस प्रकार की कोई खबर नहीं थी हुई थी। फिर वे दोनों अपने काम में लग गए। बीना अपने साथ काफ़ी नकदी और जेवर लेकर आई थी, इसीलिए फ़िलहाल उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। दीपक होटल में चक्कर लगा रहा था ताकि उसे गाने का काम मिल जाए। बिना इस तरह की स्त्री थी कि वह किसी एक के बनकर नहीं रह सकती थी। वहां आकर उसने गली के एक पहलवान टाइप युवक को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। दीपक तो काम की तलाश में निकल जाता था। उसे इस बात के सपने में भी आशा नहीं थी कि बीना उसके साथ विश्वासघात कर सकती है। जो नारी अपनी पति को छोड़कर उसके साथ आई थी, वह भला उसके विषय में यह कैसे सोच सकता था कि वह उसे धोखा दे सकती है। लेकिन अगर इस बात को वह इस तरह से ले लिया जाए कि जो औरत अपने पति की ना हुई वो प्रेमी की क्या होगी, और उसने 2 महीने में ही उसे धोखा दे दिया। वह उस पहलवान टाइप युवक अमर की बाहों में आ गई। अमर ने प्रस्ताव रख दिया था कि यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। यह सब इसीलिए हुआ कि बीना ने उसकी बाहों में आते ही बता दिया था कि दीपक उसका पति नहीं है, बल्कि उसे भगा कर लाया है। यहाँ भी बीना ने झूठ बोला था, क्योंकि हकीकत यह थी कि उसने दीपक को भगाने चलने के लिए प्रेरित किया था। दीपक ने उसे नहीं भगाया था, बल्कि वह दीपक को भगा लाई थी। इसीलिए अमर ने शादी का प्रस्ताव रख दिया था और स्वेच्छा से बीना ने स्वीकार कर लिया। शाम को जब दीपक दिन भर की भाग दौड़ से वापस घर आया तो उसने बीना के पास अमर को बैठा हुआ पाया। उसे देखकर दीपक ने कहा, बीना यह क्या क्यों बैठा है? दीपक बीना ने कहा, मैं अमर के साथ शादी कर रही हूँ। ओह हाँ दीपक, दीपक ने कहा, मैं पागल था जो तुम्हारी बातों में आ गया और अपना बन बनाया काम छोड़कर यहाँ आ गया। मैंने यह नहीं सोचा था कि जो औरत अपने पति की नहीं हुई वह मेरी क्या होगी। तुम जैसी औरतों को या तो गोली मार देनी चाहिए या किसी वेश्या के कोठे पर ले जाकर बिठा देना चाहिए। दीपक, अमर ने कहा, अब तुम जाओ और अपना काम करो। दीपक, अब मैं तुम्हें अपने सामने एक पल भी सहन नहीं कर सकता। मैं तो जा रहा हूँ, दीपक ने कहा, मगर एक बात याद रखना कि यह वासना की पुतली तुम्हारी ही बनकर नहीं रह सकती। उस दिन जब से मुझे धोखा देकर किसी और की बाहों में चली जाएगी, जब तुम्हें मेरी तरह से अपनी भूल का एहसास होगा। वासना की पुतली का कोई मर्द खुश नहीं कर सकता। अच्छा बीना, मुझसे जो गलती हुई हो मुझे माफ़ करना।
अमर, तुमसे कोई शिकायत नहीं है। इन शब्दों के साथ ही दीपक अपना गिटार उठाकर वहाँ से चल दिया। उसे कोई विशेष दुख नहीं था, जल्दी ही दिन निकल आया था। कहते हैं ना कि यदि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। दीपक भी ये तो वापस अपने शहर में आकर अपने काम में लग गया। करीब 2 साल बाद एक दिन दीपक ने समाचार पत्र पढ़ा कि अमर की पत्नी बीना ने अपने नए प्रेमी जयदेव के साथ भाग गई। उस समाचार पत्र को पढ़कर दीपक मुस्कुराया। वह स्वयं ही बड़बड़ाया, ये तो होना ही था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके पूरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।